जुनून प्यार और दोस्ती चैप्टर 11। माया, काव्या और शिवानी भागते हुए ओटी के पास आ पहुँचे तो सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने वेदांत, आर्यन और रुद्र एक दूसरे से लिपटे बुरी तरह रो रहे थे। ये देखकर वो सब भागकर उनके पास आई। उनको देखते ही वो तीनों अलग हो गए। आर्यन आर्यन रिया, वो क्या ओटी में है? माया ने तुरंत पूछा। रिया नहीं, वो हमारी नायरा है माया, वो हमारी दोस्त नायरा है। आर्यन रोते हुए पास के ही बेंच पर बैठ गया। तभी वेदांत भी रोते हुए घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर गिर गया। उसे ऐसे देखकर सब अपने आंसू रोक नहीं पाए और सभी फूट फूट कर रोने लगे। प्लीज़ समबडी, प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ सेव माई नायरा, आई कांट लूज हर। वेदांत को रोता देखकर काव्या भी बुरी तरह रोने लगी। तभी रुद्र भी रोते हुए वहाँ से साइड में चला गया। उसे देखकर शिवानी उसके पास गई। रुद्र रुद्र प्लीज़ खुद को संभालो, मैं भी रिया की दोस्त हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। वो हिचकिचाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ताकि रुद्र शांत हो सके। नहीं, तुम नहीं समझ सकती, कोई नहीं समझ सकता। जिस नायरा को हम पिछले 5 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, वो हमारी आंखों के सामने थी और हम उसे पहचान नहीं पाए। रुद्र गुस्से में सामने वाली दीवार पर पंच कर दिया। ये देखकर शिवानी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो उन सबका दर्द समझ पा रही थी। सब सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। वो मुझसे कहती रही, रिया हमेशा मुझसे कहती रही, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। बेचारी काव्या रोते हुए बोली, जिससे सबने उसकी तरफ हैरानी से देखा। यह सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ही रिया इस हालत में है। वो रिया नहीं, मेरी नायरा है। वेदांत अचानक गुस्से में चिल्ला पड़ा। वो रिया नहीं, वो नायरा है, मेरी नायरा, हमारी नायरा। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं अपनी दोस्ती की कसम खाकर कहता हूँ, अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे बाप को जान से मार डालूंगा और उसे इतना तड़पा तड़पा कर मारूंगा जिस तरह उसने मेरी नायरा को तड़पाया है। वेदांत गुस्से में उबलते हुए बोला, वो गोली मेरे लिए थी। अचानक से आर्यन बोल पड़ा, इस बार भी मेरे गुस्से ने सब बर्बाद कर दिया वेदांत। यह सब मेरे गुस्से का ही नतीजा है। ना मैं गुस्से में आकर उस आदमी को पीटता, ना वो मुझ पर गोली चलाता और ना ही हमारी नायरा मुझे बचाने बीच में आती और ना उसकी ये हालत होती। सब मेरी गलती है। आर्यन रोते हुए उठा और वहाँ से चला गया। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने तुरंत माया की तरफ देखा। माया प्लीज़। माया उसका मतलब समझ गई और जल्दी से आर्यन के पीछे भागी। रुद्र चलकर वेदांत के पास आया और उसने उसे उठाकर वहीं के एक बेंच पर बैठा दिया। वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। शिवानी से भी अब काव्या की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो भी उसे शांत कराने लगी। आर्यन भागता हुआ सीधा प्रेयर रूम की तरफ आया। उसे उस ओर जाता देखकर माया हैरान रह गई। उसने देखा कि आर्यन ने अपने जूते बाहर उतारे और अंदर चला गया। माया भी उसके पीछे आई और उसने अंदर झांक कर देखा तो आर्यन सामने मौजूद राम जी के पैरों में सर रखकर बुरी तरह रो रहा था। उसे ऐसे देखकर उसकी भी आंखों में आंसू गिरने लगे। आप हमारे साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं भगवान जी? प्लीज़ हमारी नायरा को बचा लीजिए, चाहे जो हो। बदले में आप मेरी जान ले लीजिए, पर उसे बचा लीजिए भगवान जी, उसे बचा लीजिए। वो फूट फूट कर रो रहा था। तभी किसी ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे माया खड़ी थी। माया की आंखों में भी आंसू थे। माया माया आर्यन के पास आकर बैठ गई और उसने उसके आंसू पोंछे। रो मत आर्यन, भगवान जी पर भरोसा रखो, वो उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। कुछ नहीं होगा नायरा को। दिल से मांगी गई दुआ कभी खारिज नहीं होती। माया की बात सुनकर आर्यन उससे लिपट गया। ये सब मेरी गलती है माया, सब मेरी गलती है। वो गोली मेरे लिए थी जो नायरा ने अपने ऊपर ले ली। बचपन से लेकर आज तक नायरा ने मुझे हमेशा बस यही समझाया है कि मुझे अपने गुस्से को काबू में करना चाहिए। पहले भी मेरे गुस्से ने उसे चोट पहुंचाई थी और आज फिर वो मौत के मुंह में है, वो भी मेरी वजह से। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा माया, कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आर्यन को ऐसे बच्चों की तरह रोता देखकर माया को बहुत बुरा लग रहा था। नहीं आर्यन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हिम्मत रखो,
मैं बोल रही हूँ ना, नायरा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। माया उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। वो उसे शांत कर किसी तरह वहाँ से वापस ओटी के पास आई, जहाँ रुद्र, वेदांत, शिवानी और काव्या पहले से मौजूद थे। वो सब बेसब्री से आरव और दूसरे डॉक्टर्स के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वेदांत पुत्र दादी की आवाज़ सुन सबने सामने देखा। दरअसल दादी वहाँ आ पहुँची थी। दादी को देखते ही सब उठ खड़े हुए, लेकिन दादी सीधा वेदांत के सामने जाकर खड़ी हो गई। वेदांत, वेदांत, रिया कहाँ है पुत्र? मुझे तुम्हारे सिक्योरिटी चीफ ने सब बता दिया बेटा। रिया कहाँ है? बताओ ना, वो कहाँ है? वो ओटी में है दादी। आरव भी उसे ऑपरेट कर रहा है दादी। दादी वो नायरा है, हमारी नायरा। वेदांत हड़बड़ाकर बोला। उनकी बात सुनते ही दादी के होश उड़ गए। क्या कहा, नायरा? दादी हैरान हो गई। हाँ दादी, वो हमारी नायरा है। उसने बेहोश होने से पहले खुद हमें बताया था। रुद्र भी उनके पास आकर बोला। उनकी बातें सुनकर दादी के होश उड़ गए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए दादी। अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हम अपनी नायरा को ऐसे खो नहीं सकते दादी। आर्यन भी रोते हुए बोला। दादी उन तीनों की हालत देख पा रही थी और साथ ही ओटी में मौजूद आरव के दिल का हाल भी वो समझ पा रही थी। वो जानती थी कि उन चारों के लिए नायरा कितनी ज़रूरी है और उसे इस हालत में देखकर उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। इसीलिए उन्होंने खुद को संभाला और उन्हें संभालने लगी। बच्चों शांत हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो और रोना बंद करो। तुम्हारी नायरा को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तुम सबको बस थोड़ी हिम्मत रखनी होगी ताकि तुम सब नायरा की हिम्मत बढ़ा सको। अगर तुम लोग ही हार मान जाओगे तो उसे हिम्मत कौन देगा? ज़रा बेचारे आरव को देखो, वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि नायरा को बचा सके। क्या तुम नहीं जानते कि नायरा को ऐसे देखकर उसकी क्या हालत होगी? पर फिर भी वो खड़ा है ना। तुम सबको भी बिल्कुल उसी की तरह हिम्मत रखनी होगी। दादी की बात सुनकर वो थोड़े शांत हो गए। मेरी बात गौर से सुनो बच्चों, ये बात छुपाने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने नायरा बच्ची के परिवार को इस बारे में खबर कर दी है बेटा। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी हैरान हो गए। तुम सबको खुद को संभालना होगा बेटा, क्योंकि इसमें बुरा तो तब होगा जब उसका परिवार उसे इस हालत में देखेगा। तुम सबको अपने साथ साथ उन्हें भी संभालना होगा। दादी की बात सुन उन सब ने अपने आंसू पोंछे और आने वाली हर सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर लिया। वो सब वहीं खड़े होकर सर्जरी के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। तभी रेखा जी और अंकिता जी भी भागते हुए वहां आ पहुंची। वहां तक आते आते वो दोनों पूरी तरह बदहवास हो गई थी। सबसे पहले उन पर शिवानी की नज़र गई। रेखा आंटी, नानी। अचानक शिवानी की आवाज़ सुनकर सबने कॉरिडोर की तरफ देखा, जहां रेखा जी और अंकिता जी आंखों में आंसू लिए भागकर सीधा शिवानी और काव्या के पास आई। काव्या, शिवानी, क्या हुआ मेरी रिया को? रेखा जी आंखों में आंसू लिए घबराकर उनसे पूछने लगी, पर वो दोनों जवाब ही नहीं दे पाई। काव्या बेटा, तुम बताओ, रिया तो तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेकर गई थी ना? क्या हुआ वहाँ और क्या हुआ रिया को? रेखा जी रोते हुए पूछने लगी, जबकि उन्हें देखकर काव्या को और भी रोना आने लगा। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, इसीलिए शिवानी आगे आई। आंटी प्लीज़ आप शांत हो जाइए। रिया वो अंदर ओटी में है। जैसे ही उन दोनों ने ये सुना, उनकी जान हलक में आ गई। ओटी में क्यों है? मेरी रिया ओटी में क्यों है? रेखा जी बौखला गई। आंटी उसे गोली लगी है, शिवानी ने बड़ी मुश्किल से कहा। लेकिन ये सुनते ही रेखा जी और अंकिता जी के दोनों के होश उड़ गए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रिया को गोली लगी है। रेखा जी के तो होश ही उड़ गए। आंटी, वो रघुवीर अंकल काव्या को लेने पार्टी में आ गए थे। हम सब मिलकर काव्या को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान रघुवीर अंकल ने अचानक आर्यन के ऊपर गोली चला दी और आर्यन को बचाने के लिए रिया बीच में आ गई। शिवानी ये बताते बताते रो पड़ी, लेकिन उसकी बात सुनकर
वो माँ बेटी दोनों बुरी तरह टूट गई। रेखा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो नीचे गिर गई। अंकिता जी आज उन्हें संभालती, वो खुद बुरी तरह रो रही थी। रिया, मेरी बेटी, मेरी मेरी बच्ची। वो रेखा जी कुछ कह ही नहीं पा रही थी। वो रोते हुए अंकिता जी के पैरों में लिपट गई। अंकिता जी भी बुरी तरह रोने लगी। तभी रेखा जी उनसे दूर हुई और अपने आंसू पोंछे खड़ी हो गई। उन्होंने आसपास देखा और सीधा वेदांत, आर्यन और रुद्र के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम सब थे ना वहाँ? उनके सवाल से सबकी आंखें बड़ी हो गई। तुम सब थे ना वहाँ? जवाब दो। वो जोर से चिल्लाई, पर उन तीनों में से कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। इसीलिए रेखा जी ने गुस्से में सामने खड़े वेदांत की कॉलर पकड़ ली और गुस्से में चिल्लाने लगी, वेदांत, तुम बताओ, तुम थे ना वहाँ? उनके गुस्से के साथ साथ उनकी आंखों से बहते आंसू वेदांत को अंदर तक दहला रहे थे। उसने किसी तरह हाँ में सिर हिलाया। अगर तुम थे वहाँ तो मेरी रिया को कैसे कुछ होने दिया तुमने? बताओ मुझे, कैसे मेरी बच्ची को गोली अपने ऊपर लेने दी तुमने? तुम जानते भी हो वो कौन है? रेखा जी खासकर वेदांत से यह सब गुस्से में बोल रही थी। हम जानते हैं कि वो कौन है। अचानक से रुद्र बोल पड़ा। उसकी बात सुनकर रेखा जी और अंकिता जी दोनों हैरान हो गई। उनके हाथ अपने आप वेदांत की कॉलर पर से छूट गए। हम जानते हैं कि वो हमारी नायरा है। उसने खुद बेहोश होने से पहले हमें ये बात बताई थी। आर्यन रोते हुए बोला। पहले तो रेखा जी ये सुनकर हैरान हो गई, पर अचानक से उन्हें और रोना आने लगा, क्योंकि वो समझ गई थी कि नायरा ने उन्हें ये सच क्यों बताया। शायद नायरा समझ गई थी कि अब वो बच नहीं पाएगी, इसीलिए उसने ये सच उन चारों को बताया था। ये सब सोचकर उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। मेरी बेटी को बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया तुम लोगों ने? कैसे उसकी ऐसी हालत होने दी? वो तो तुम सबकी बहुत अच्छी दोस्त थी ना, तो क्यों नहीं बचाया उसे? वो बस रोते हुए गिरने ही वाली थी कि तभी अंकिता जी ने उन्हें पकड़ लिया। हर बार मेरी बेटी ही क्यों माँ, मेरी बेटी ही क्यों? रेखा जी उनसे लिपट गई। उन्हें ऐसे रोते देखकर सबको बहुत बुरा लगा। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया ना, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी माँ। उसके बिना जिंदा रहकर क्या करूँगी मैं? ऐसा मत कहिए आंटी, कुछ नहीं होगा उसे, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। रुद्र भी उसके पास आकर बोला। हाँ आंटी, आरव है ना अंदर हमारी नायरा के साथ, वो उसे कुछ नहीं होने देगा, देख लेना आप। प्लीज़ आप थोड़ी हिम्मत रखिए। आपको तो पता है ना हमारी नायरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। आर्यन भी उनसे बोला, लेकिन वेदांत कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि रेखा जी की कही बातें उसके दिल पर गहरा वार कर गई थी। आखिर में सारी दुनिया ख़त्म हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए सारी दुनिया के साथ साथ ही अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं। 15 साल की नायरा की आवाज़ वेदांत के कानों में गूंज रही थी। कितनी प्यारी स्टोरी है ना, दो प्यार करने वाले लोग जिन्हें मौत भी आई तो एक साथ। अगर प्यार हो तो ऐसा, वरना ना हो। देखना मेरी लव स्टोरी भी ऐसी ही होगी, जिसे सब याद करेंगे। नायरा एक कॉमिक बुक अपने सीने से लगाए स्कूल की छत पर बैठी थी। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, डार्क रेड कलर की स्कर्ट, वाइट शर्ट, गले में रेड टाई, एक हाथ में प्यारा सा लाल रंग का जैम बना ब्रेसलेट, भूरी काली और लंबे सुनहरे बालों की प्यारी सी पोनी। वो स्कूल यूनिफॉर्म में भी बहुत प्यारी और अट्रैक्टिव लग रही थी। वो बालकनी के ऊपर बैठी थी और उसके ठीक सामने वेदांत भी बैठा था। वेदांत ने भी उस स्कूल यूनिफॉर्म यानी वाइट शर्ट, डार्क रेड पैंट और ब्लेजर में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। हाथ में महंगी घड़ी, पैरों में सफ़ेद स्नीकर्स उसकी हैंडसमनेस को और बढ़ा रहे थे, लेकिन उसकी नज़रें बस नायरा पर ही टिकी थी। उसके चेहरे की वो प्यारी सी मुस्कान देखकर वेदांत उससे नज़रें नहीं हटा पा रहा था। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो झिंगुर? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि अगर कभी सच में दुनिया ख़त्म हो गई तो तुम्हें तुम्हारी लव स्टोरी का हीरो कैसे मिलेगा? अगर जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद मिल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नायरा एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। जहाँ वेदांत को लग रहा था कि नायरा उसके ऐसा कहने से उस पर गुस्सा होगी, वहीं वो एकदम शांत थी और मुस्कुरा रही थी।
वैसे एक बात बताओ नायरा, तुम हमेशा इतनी पॉजिटिव कैसे रह सकती हो? पता है ना, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो मैं नेगेटिव कैसे सोच सकती हूँ? जब तक इंसान के मन में उम्मीद होती है, जुनून होता है, हौसला होता है, तब तक वो कुछ भी कर सकता है। दुनिया के ख़त्म होने के बाद भी वापस लौट कर आ सकता है। नायरा आसमान की तरफ देखकर बोली। उसकी बातें सुनकर वेदांत उसे देखता ही रह गया। नायरा, हाँ? नायरा उसने उसकी तरफ देखा। एक बात बोलूं? क्या बात है? हाँ बोलो ना वेदांत। क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत प्यारी हो? जैसे ही वेदांत ने ये कहा, अचानक से नायरा की आंखें बड़ी हो गई और गाल लाल होने लगे। ये क्या हो गया तुम्हें अचानक आज? द वेदांत खुराना मेरी तारीफ कर रहा है, वो नज़रें चुराते हुए बोली। हाँ, बिकॉज यू डिज़र्व इट। और हाँ, चिंता मत करो, अगर किसी दिन ये दुनिया ख़त्म हो भी जाएगी ना, तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू नायरा, आई प्रॉमिस। वेदांत की बात सुनकर पहले तो नायरा हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। इसी के साथ वेदांत फिर से अपनी पुरानी याद से बाहर आया और सामने रोती रेखा जी को देखकर उसे अपनी ही नाकामी पर गुस्सा आने लगा। नायरा उसकी आंखों के ठीक सामने थी, पर ना ही वो उसे पहचान पाया था और ना ही उसे आज बचा पाया था। ये सब सोचकर वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि ये सब उसके होते हुए भी हुआ। कुछ देर बाद ओटी के बाहर का रेड लाइट बंद हुआ और डॉक्टर्स बाहर आने लगे। उन्हें देखते ही सब लोगों की आंखें चमक उठी। रेखा जी और अंकिता जी तो सबसे पहले भागकर उनके पास गई। उन डॉक्टर्स के साथ आरव भी था, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा शांत और खामोश लग रहा था। डॉक्टर मेरी बेटी वो ठीक तो है ना? रेखा जी ने जल्दी से पूछा। देखिए, हम लोगों ने बुलेट तो रिमूव कर दी है, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है और साथ ही उन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी है। वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर आरव जैसे नामी कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ ओटी में प्रेजेंट थे, वरना इस सर्जरी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अगले 72 घंटे उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं। प्रार्थना कीजिए कि उन्हें 72 घंटों के अंदर होश आ जाए। डॉक्टर ने बस इतना कहा और आरव से हाथ मिलाया। इट वॉज माई ड्रीम टू वर्क विद यू डॉक्टर। इट वॉज प्लेजर वर्किंग विद यू, थैंक्स। वो बस इतना कहकर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही जब आरव ने सामने देखा तो नायरा की माँ और नानी को देखकर उसे बहुत बुरा लगा। आरव नायरा ठीक तो हो जाएगी ना? आर्यन ने जल्दी से उसके पास आकर पूछा, पर आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कुछ नर्सेस नायरा को ओटी से बाहर लेकर आई। बेहोश पड़ी नायरा को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। वो सब लोग उसके पास जाने लगे, पर आरव बीच में आकर खड़ा हो गया। प्लीज़ रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, उसे आईसीयू में शिफ्ट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप सब उसे देख लेना। उसकी बात सुनकर वो सब वहीं रुक गए। वो नर्स नायरा को आईसीयू में ले गई और आरव भी चेंज करने चला गया। वेदांत, रुद्र और आर्यन आरव को तलाश कर रहे थे। उन्हें वो प्रेयर रूम में बैठा मिला, इसीलिए सब उसके पास गए तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसका बदन पूरी तरह कांप रहा था, वो बस रोए जा रहा था। आरव, वेदांत ने उसे संभाला। आरव क्या हुआ है? आर्यन भी घबरा गया। आर्यन, शी इज़ डीपली इंजर्ड। आरव आंखों में आंसू लिए बोला, जिस लड़की को मैं एक खरोच लगते हुए नहीं देख सकता था, अभी अभी उसको ऑपरेट करके आ रहा हूँ। वो रो पड़ा। ये देखते ही आर्यन ने उसे अपने गले से लगा लिया। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता, हरगिज़ नहीं देख सकता। शांत हो जाओ आरव, वो ठीक हो जाएगी। आर्यन उसे शांत करते हुए बोला, लेकिन वो खुद भी अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से काबू कर रहा था। तुम्हें हमारी नायरा पर भरोसा है ना आरव? पता है ना हमारी नायरा कितनी स्ट्रोंग है? रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। खुद से भी ज़्यादा तो भरोसा रखो आरव, वो एक बहुत स्ट्रोंग लड़की है, उसे कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। रुद्र बोला, हाँ आरव, मुझे भी पूरा यकीन है।
वो मौत को हराकर हम सबके पास वापस लौट आएगी, देखना। आर्यन ने भी कहा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? आरव के चेहरे पर डर साफ था। ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी उसके साथ अपनी जान दे दूंगा। कब से शांत बैठे वेदांत की जुबान से ये सुनकर बाकी तीनों हैरान हो गए, लेकिन उन्हें वेदांत की आंखों में नायरा के लिए तड़प नजर आ रही थी। रेखा जी, अंकिता जी, मीनाक्षी जी, माया, शिवानी और काव्या सब लोग आईसीयू के बाहर बैठे थे। रेखा जी के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था और उनकी आंखें भी सूख चुकी थी। सब लोग बहुत ही परेशान थे और मन ही मन बस नायरा के होश में आने की दुआ कर रहे थे। तभी शिवानी ने देखा कि उनके पास बैठी काव्या उठ खड़ी हुई और रेखा जी की तरफ बढ़ गई। उसे देखकर माया भी हैरान हो गई। काव्या जाकर रेखा जी के पैरों के पास बैठ गई, पर रेखा जी ने फिर भी नज़रें उठाकर उसकी ओर नहीं देखा। मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, ये सब मेरी गलती है। मुझे रिया के पास से आना ही नहीं चाहिए था। ना मैं उसके पास आती, ना वो मुझे अपने साथ उस पार्टी में लेकर जाती, और ना ये सब। कहते कहते काव्या का गला भारी हो गया। अंकिता जी और मीनाक्षी जी को उस पर बहुत तरस आया, पर रेखा जी एकदम शांत थी। तुम गलत हो, इसकी वजह तुम नहीं हो। रेखा जी ने अब उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखा। इसकी वजह तुम नहीं, तुम्हारी बुज़दिली है। यह सुनते ही काव्या की आंखें बड़ी हो गई। मेरी बेटी बहुत सीधी है, किसी को दर्द में नहीं देख सकती। वो तुम्हारी बहुत चिंता करती थी। तुम्हें चोट लगती थी तो दर्द उसे होता था, इसीलिए वो चाहती थी कि तुम अपने बाप की मार ना सहो। वो खुद तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार थी, पर तुमने क्या किया? तुमने हर बार उसे धुतकार दिया। तुम जानती भी हो कि कितना दुख पहुंचाया है तुमने उसे। यह कहते हुए रेखा जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनकी बातें सुनकर काव्या बुरी तरह रोने लगी। मुझे तुम पर गुस्सा है या नहीं, यह तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत दुख है। तुम्हारे डर की सज़ा आज मेरी बेटी भुगत रही है। अगर उसे कुछ हो गया ना काव्या, तो फिर मुझसे कभी माफ़ी की उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें कभी माफ़ कर पाऊंगी। रेखा जी वहाँ से उठकर आईसीयू के दरवाजे के पास चली गई और वहाँ के कांच के पार से बेड पर बेहोश पड़ी अपनी बच्ची नायरा को देखने लगी। वो उसे इस हालत में देख नहीं पा रही थी, इसीलिए प्रेयर रूम की तरफ चली गई। ये देखकर अंकिता जी भी उनके पीछे भागी। रेखा जी की बातों से काव्या पूरी तरह टूट गई थी। वो बुरी तरह रोने लगी। ये देखकर मीनाक्षी जी उसके पास आई और उसे संभालने लगी। नहीं बेटा, रो मत। वो एक माँ है ना, जिसकी बेटी आईसीयू में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी हालत समझने की कोशिश करो, उसकी बातों का बुरा मत मानो। नहीं, रो मत बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। नायरा को जल्दी होश आ जाएगा, देख लेना। उसे मेरे बच्चों के लिए वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बार वो उन्हें अकेला छोड़कर चली गई तो उनका दोस्ती और भगवान दोनों पर से भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। मीनाक्षी जी की बातों से काव्या, शिवानी और माया तीनों हैरान रह गए। वहीं रेखा जी रोते हुए बाहर भाग आई और एक पिलर के पास खड़ी होकर बुरी तरह रोने लगी। तभी अंकिता जी भी उनके पास आई। रेखा, अपने आप को संभालो बेटा, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। तुम ही ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? अंकिता जी रोते हुए बोली, हर बार ये सब मेरी बेटी के साथ ही क्यों होता है माँ? अगर कुछ भी बुरा होना होता है तो वो उसके साथ ही क्यों होता है? इस सब में उसकी क्या गलती थी? फिर भी उसके साथ इतना बुरा हुआ, आखिर क्यों माँ? रेखा जी अंकिता जी के सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रो मत बेटा, संभालो खुद को। ये बात तो तुझे भी पता है ना, हमारी बच्ची का दिल पानी की तरह साफ है और भगवान कभी ऐसे इंसान के साथ बुरा नहीं होने दे सकते। देखना, वो हमारी नायरा के साथ भी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आओ चलो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। अंकिता जी रेखा जी को लेकर प्रेयर रूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन थोड़ा आगे आते ही उन्होंने देखा कि सारा हॉस्पिटल स्टाफ और कई सारे पेशेंट्स सामने हैरानी से देख रहे थे। ये देखकर वो लोग आगे आए तो सामने का नज़ारा देखकर उनकी भी आंखें बड़ी हो गई।
क्योंकि सामने वेदांत, आरव, रुद्र और आर्य चारों मंदिर में भगवान के सामने घुटनों के बल हाथ जोड़े बैठे थे। उन चारों की आंखों में आंसू थे। प्लीज हमारी नायरा को बचा लीजिए, प्लीज। वेदांत ने आंखों में आंसू लिए कहा, जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। आरव बोला, आज आपको हमें हमारी नायरा को वापस लौटाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकते, आपको उसे बचाना ही होगा। भगवान जी, रुद्र बोला। तभी आर्यन ने एक दीपक की बाती के ऊपर अपना हाथ रख दिया और ये देखकर बाकी सबने भी उस दीपक की बाकी बातियों पर हाथ रखा। आपके सामने हम सब हमारी नायरा की कसम खाते हैं, अगर आज उसे कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, अगर वो नहीं तो हम भी नहीं। आर्यन और बाकी सब की बातें सुनते ही रेखा जी और अंकिता जी दोनों ही हैरान हो गए। उन चारों ने भगवान के सामने सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर नायरा के होश में आने की प्रार्थना करने लगे। उन चारों को ऐसे देखकर रेखा जी अपने आंसू रोक नहीं पाई। रेखा, देख रही हो ना, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि इन सब की प्रार्थनाएं भगवान अनसुनी कर सकते हैं? अंकिता जी की बात सुनकर वो उनसे लिपट गई। आज मुझे भी यकीन हो गया है बेटा, हमारी नायरा ने दोस्तों के रूप में हीरो को परख कर चुना है। अंकिता जी बोली। इस बार रेखा जी भी उनकी बात से सहमत थी। हमारे पंडित जी ने क्या कहा था तुम्हें याद तो है ना? वो सुनते ही रेखा जी ने उनकी तरफ हैरानी से देखा। शायद वो अंकिता जी को इशारा समझा रही थी, इसीलिए उन्होंने उन चारों की ओर बड़ी हैरानी से देखा। रात भर वो चारों ऐसे ही भगवान जी के सामने हाथ जोड़े बैठे थे। एक पल के लिए भी उनकी पलकें नहीं झपकी। आईसीयू के बाहर बैठे सभी में से किसी ने भी पलक रात भर नहीं झपकी। सुबह सुबह जैसे ही नर्स नायरा को चेक करने आई, उसने देखा कि नायरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। ये देखते ही उसने बेल बजाकर तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर्स को आईसीयू में भागता देखकर सब घबरा गए, पर किसी को अंदर आने नहीं दिया गया। उन्होंने बस खिड़की से देखा कि डॉक्टर्स नायरा को चेक कर रहे थे। कुछ ही देर बाद जैसे ही वो बाहर आए, सबने उन्हें घेर लिया, लेकिन इस बार डॉक्टर्स के चेहरों पर मुस्कान थी। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। उन्होंने जैसे ही ये कहा, सबने राहत की सांस ली। रेखा जी और अंकिता जी की आंखों में तो खुशी के आंसू ही आ गए। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गई। उसे अभी अभी कुछ देर के लिए होश आया था। जब वो पूरी तरह होश में आ जाएगी तब आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे आपको उनसे किसी भी तरह की कोई स्ट्रेसफुल बात नहीं करनी है, वरना उनके दिमाग पर भी गहरा असर हो सकता है। जी, हम ख्याल रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मीनाक्षी जी ने डॉक्टर से कहा, जिस पर वो सब मुस्कुराकर चले गए। काव्या को भी ये सुनने के बाद अब राहत की सांस आई। वो शिवानी से लिपटकर रोने लगी, क्योंकि उसके सीने पर जो बोझ था वो उतर चुका था। माया को भी उससे बहुत खुशी हुई। देखा रेखा बेटा, मैंने कहा था ना हमारी नायरा बिल्कुल ठीक है, कहा था ना उसे कुछ नहीं होगा। हाँ माँ, आपने सही कहा था। रेखा जी आंखों में आंसू खुशी के लिए अंकिता जी से लिपट गई। मैं बहुत खुश हूँ कि नायरा अब सही सलामत है। आप सब यहीं रुकिए, मैं अपने पोतों को ये खुशखबरी देकर आती हूँ। मीनाक्षी जी प्रेयर रूम की तरफ बढ़ गई। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वो चारों अभी भी हाथ जोड़कर बैठे थे और उनकी आंखें भगवान से उनकी नायरा की जान की भीख मांग रही थी। भगवान ने तुम सबकी सुन ली बेटा। उनकी आवाज़ सुनते ही सबने पलटकर देखा। नायरा, वो अब खतरे से बाहर है। उन्होंने जैसे ही ये कहा, उन चारों की आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगे। बिना देर किए सब भगवान जी के सामने झुक गए और एक दूसरे के गले लग गए। उनके आंसू ही उनकी खुशी बता रहे थे। वो चारों उठे और मीनाक्षी जी के पास आ गए। उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। मुझे यकीन था कि हमारी नायरा को कुछ नहीं होगा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी, पता था मुझे। तुम सबके मन से निकली प्रार्थनाएं खाली कैसे जा सकती थी बेटा? मीनाक्षी जी उन सब की ओर देखकर बोली। सब लोग आईसीयू के बाहर बैठे नायरा के पूरी तरह होश में आने का वेट कर रहे थे। तभी रेखा जी की नज़र काव्या पर गई, जो दूर कोने में बैठी थी।
उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी और होठ सूख चुके थे। वो अपनी जगह से उठी और काव्या के पास गई। किसी ने जब अचानक काव्या के सामने पानी की बोतल बढ़ाई तो उसने हैरानी से ऊपर देखा। रेखा जी को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। पानी पी लो बेटा। रेखा जी ने उसे बड़े ही प्यार से पानी पिलाया, लेकिन उनके ऐसा करने से काव्या अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। काव्या को शांत करने के बजाय रेखा जी उसके बगल में जाकर बैठ गई। जानती हो काव्या, मेरी नायरा हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती है। उसे तुम्हारी हमेशा चिंता लगी रहती है। जब भी घर वापस आती है सबसे पहले पूछती है कि माँ, काव्या ठीक है या नहीं। वो घर तो नहीं आई थी। वो सुनकर काव्या ने उनकी ओर देखा। मेरी बच्ची बहुत बहुत केयर करती है तुम्हारी। कहते कहते रेखा जी का गला भारी हो गया। वो सुनकर काव्या की आंखें भी भर आई। कितनी बार तो उसने खुद सोचा कि तुम्हारे डैड से जाकर बात करेगी, सवाल करेगी उनसे कि क्यों वो तुम्हारे साथ ऐसे जानवरों जैसा बर्ताव आखिर क्यों करते हैं। दिल की कुछ ज़्यादा ही साफ है मेरी बच्ची। हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचती है। किसी की भी मदद करने के लिए तुरंत कूद पड़ती है। वो अपने आंसू छुपाते हुए मुस्कुरा रही थी। माया भी गौर से उनकी बातें सुन रही थी। लेकिन वो तुमसे ज़्यादा अटैच क्यों है पता है? उनके सवाल का जवाब काव्या के पास नहीं था, क्योंकि तुम में वो अपने आप को देखती है। ये सुनते ही सिर्फ काव्या ही नहीं, वहाँ मौजूद सभी के सभी हैरान हो गए। वो सुनने के बाद चारों दोस्त तुरंत चलकर उनके पास आ गए। आंटी, आप ये क्या कह रही है? वो सब कुछ कह पाते उससे पहले ही शिवानी ने रेखा जी से पहले कहा। उसने हमेशा तुम्हारी चिंता की काव्या, क्योंकि जिस दर्द से तुम गुजर रही हो वो इस सब से पहले गुजर चुकी है। रेखा जी की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए। रेखा जी ने धीरे धीरे सब बताना शुरू किया, जिससे अंकिता जी का चेहरा भी लटक गया। नायरा के पिता यानी मेरे पति ने शुरुआत से कभी मुझे अपना हिस्सा माना ही नहीं था। उन्हें तो बस एक ऐसी औरत चाहिए थी जो उनके ऑफिस जाने के बाद उनका घर संभाल सके, उनके लिए खाना बना सके, बच्चे पैदा कर सके और साथ ही जिस पर वो अपने दिल की भड़ास निकाल सके। सब उनकी बातें गौर से सुन रहे थे। बेटा, तुम्हें पता है जब नायरा छोटी थी तब हम इसी सब से गुजर रहे थे। जिस दौर से आज तुम गुजर रही हो तब तक हम एक साथ रहते थे, मैं, नायरा और उसके पापा। मैं हमेशा इस भ्रम में ज़िंदगी बिताती रही कि हमारा परिवार एक सुखी परिवार है और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उस घटिया आदमी ने कभी मुझे अपने बराबर समझा ही नहीं, हमेशा मुझे खुद से नीचा ही समझा और इसी को मैंने भी अपनी ज़िंदगी मान लिया था। पर मेरी बच्ची नायरा, वो मेरे घर में इकलौती बागी थी। गलत बात और गलत इंसान को उसने कभी नहीं स्वीकारा, फिर चाहे वो उसके पिता ही क्यों ना हो, क्योंकि उसके लिए गलत हमेशा गलत होता है। नायरा का नाम जैसे ही आया वो अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा पड़ी। मेरे पति की कंपनी बैंकरप्ट हो गई, जिस वजह से उनका काम छूट गया। वो डिप्रेशन में चले गए और दिन रात बैठकर बस शराब पीते रहते। ऐसे में अपना सारा गुस्सा, डिप्रेशन निकालने का इकलौता तरीका उन्हें मैं लगती थी। जो तुम बचपन से देख रही हो वो मेरी बच्ची नायरा ने भी बचपन से वो देखा है। उसने देखा है जब उसके पिता शराब पीकर आते हैं और उसके सामने उसकी माँ को मारते हैं, मुझे गाली देते हैं और मुझ पर हाथ उठाते हैं। उनकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग औरत ने कभी ऐसा कुछ सहा था। अंकिता जी की आंखों में आंसू थे। जब से उसने होश संभाला वो बस मुझे यही समझाती रही कि मुझे यह सब नहीं सहना चाहिए। उसने मेरे अंदर भी अपनी तरह ताकत और हिम्मत भरने की हर मुमकिन कोशिश की और मैं तुम्हारी ही तरह मैं भी बुज़दिल थी। लेकिन मेरी नायरा बुज़दिल नहीं थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी बुज़दिली भी तोड़ी और उसकी हिम्मत को भी 100 गुना बढ़ा दिया। अचानक उसके माथे पर शिकन आ गई। लगभग 15 साल पहले जवान रेखा जी कई गुना सुंदर थी। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि नायरा को अपनी ऐसी खूबसूरती उन्हीं से मिली है। लेकिन बेचारी सुबह से काम पे लगी थी। वो घर में ही कपड़े सिलकर अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा
उठाने की कोशिश करती थी क्योंकि उनके पति को बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं था। लेकिन आज दोपहर में उनकी सिलाई मशीन के आसपास सारा सामान, कपड़े बिखरे पड़े थे और उनके साथ ही रेखा जी भी लहूलुहान होकर ज़मीन पर पड़ी थी। उनके पति इस समय उन्हें बुरी तरह मार रहे थे। उन्होंने उन्हें इस तरह मारा था कि रेखा जी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उनका मुंह लहूलुहान हो गया था। बता कहाँ रखे हैं पैसे? उनके पति उनके चेहरे पर थप्पड़ बरसाते हुए पूछ रहे थे। मैं सच कहती हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। रेखा जी की आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। झूठ झूठ बोलती है, तुझे मैं जान से मार दूंगा आज। बता कहाँ है पैसे? उन्होंने उन्हें फिर से मारा। मेरा विश्वास कीजिए, जितने पैसे थे मैंने उनसे नायरा की किताबें खरीदी है। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं। किताबें? किसने कहा था तुझे किताबें खरीदने को? किसने कहा था? वो उन्हें फिर से बुरी तरह मारने लगे। जिस अपार्टमेंट में वो लोग रहते थे, आसपास के लोग दरवाजे के पास जमा हो गए थे, पर अंदर जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी क्योंकि नायरा के पिता का बर्ताव सब अच्छे से जानते थे। तभी लगभग 10 साल की नायरा स्कूल से वापस लौटी और अपने घर के सामने इतनी भीड़ देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। तुरंत ही उसके कानों पर अपनी माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पड़ने लगी। उन्हें सुनकर उसकी जान हलक में आ गई। मम्मा मम्मा! वो भागकर अपने घर की तरफ भागी और दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आ गई। हॉल के अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश ही उड़ गए क्योंकि उसके पिता ने मार मार कर उसकी माँ की हालत बहुत बुरी कर दी थी। मम्मा! उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी माँ हड़बड़ा गई। नायरा जाओ यहाँ से, जाओ मैंने कहा। वो अपना दर्द भूलकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, पैसे कहाँ हैं? कहीं इसके पास तो नहीं? उसके पिता नायरा के पास आए और ज़बरदस्ती उसका बैग लेकर उसमें पैसे तलाशने लगे। यही समय देखकर नायरा भागकर अपनी माँ के पास गई। उनकी हालत देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आज रेखा जी का चेहरा और बदन अनगिनत जख्मों से भरा था। मम्मा प्लीज़ मम्मा, अब तो मेरी बात मान लो। चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलो। आप ऐसे तो आप मर जाओगे। नायरा रोते हुए उनके गले से लग गई। तभी उसके बैग में पैसे ना पाकर उसके पिता उनके पास आए और उसे खींचकर उसकी माँ से दूर फेंक दिया। उन्होंने अपनी छोटी बच्ची के सामने भी अपने इस नाटक से परहेज नहीं किया। तू कहाँ रखे हैं तूने पैसे? बता दे वरना आज तुझे जान से मार दूंगा मैं। वो फिर से उसकी माँ को बुरी तरह से मारने लगे। मेरे पास पैसे नहीं है, वो रोते हुए बोली। पर इस बार उन्हें उतना गुस्सा आया कि उन्होंने सिलाई मशीन पर पड़ी कैंची उठा ली और रेखा जी के गले पर लगा दी। बता वरना ये तेरे गले के अंदर घोंप दूंगा। सामने का नज़ारा देखते ही नायरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रेखा जी के गले पर उभरती खून की बूंदें उसे साफ नजर आने लगी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी माँ के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो उसके पिता का सामना कर सके, लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत थी। इसीलिए वो गुस्से में उठी और आगे आकर उसके पिता के हाथ से वो कैंची छीनने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मेरी मम्मा को। मम्मा उठो, भागो यहाँ से। अपनी बेटी को अपने लिए लड़ता देखकर रेखा जी जम सी गई। क्यों कर रहे हो पापा आप ये? क्या कर रहे हो? क्या आपको मेरी मम्मा का दर्द दिखाई नहीं देता है? उन्हें कितनी चोट लगी है। वो अपने पिता के हाथ से कैंची छीनने की कोशिश में बोली। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे ज़ुबान लड़ा रही है। उन्होंने गुस्से में नायरा को दूर फेंक दिया, जिससे उसका सिर एक टेबल से बुरी तरह टकरा गया और उसके माथे से खून बहने लगा। नायरा! रेखा जी अपनी बेटी के पास जा पाती उससे पहले ही उनके पति ने फिर से रेखा जी को पकड़ लिया और उनका मुंह कसकर पकड़ लिया। तूने सिखाया है ना इसे ये सब? तू जब से मेरी ज़िंदगी में आई है सब खराब हो गया है और आज मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ कर दिया। आज तो मैं तेरा किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। वो फिर से उन्हें उस कैंची से जख्मी करने की कोशिश करने लगे, पर रेखा जी उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चोट लगी होने के बावजूद इस बार भी नायरा उठकर आई और फिर से अपनी माँ को बचाने की कोशिश करने लगी। डैड प्लीज़ मम्मा को छोड़ दो डैड। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और उस कैंची को अपनी माँ से दूर करने की कोशिश करने लगी।
उसमें और उसके पिता दोनों में बहुत खींचातानी होने लगी और इसी खींचातानी में अचानक से वो दोनों रुक गए। ये देखकर रेखा जी हैरान हो गई, पर जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, नीचे खून की बूंदें गिरने लगी थी। मम्मा एकदम से नायरा उनके ऊपर आ गिरी तो उनका ध्यान सबसे पहले नायरा के पिता के हाथों में मौजूद कैंची पर गया, जिस पर खून लगा हुआ था। उसके पिता बदहवास होकर नायरा को देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने भी उसे देखा तो नायरा की आंखें बंद हो गई थी और उसके पेट पर एक बड़ा सा घाव नजर आ रहा था, जिससे खून रिसने लगा था। नायरा, रेखा जी ने उसे उठाने की कोशिश की पर वो उठ ही नहीं रही थी। तभी उसके पिता ने अपने हाथ में जो कैंची थी उसे घबराकर नीचे फेंक दिया। नायरा की हालत देख उन्हें भी शायद सदमा लगा था। नायरा, नायरा मेरी बच्ची। रेखा जी नायरा को अपने सीने से लगाकर बुरी तरह रोने लगी। मेरी छोटी सी नायरा की जब आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी और रेखा जी उसके ठीक सामने बैठी थी। नायरा मेरी बच्ची। उसे होश में आया देखकर रेखा जी की आंखों में आंसू आ गए, पर नायरा उनके चेहरे को गौर से देख रही थी क्योंकि उनके चेहरे पर ढेर सारा मेकअप नज़र आ रहा था, जिस वजह से उनके चेहरे पर कोई भी जख्म नज़र नहीं आ रहा था। तुम ठीक हो ना बेटा? दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? रेखा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। आपको दर्द हो रहा है मम्मा? लेकिन अचानक नायरा ने एकदम धीमी आवाज़ में कहा, नहीं नहीं बेटा, मुझे दर्द नहीं हो रहा। रेखा जी ने अपने आंसू काबू करते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया नायरा, वरना पता नहीं क्या होता। एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर नायरा ने दूसरी ओर देखा। वहाँ एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। आप यहाँ? उसकी आंखें बड़ी हो गई। हाँ बेटा, कैसी है मेरी पोती? बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा? वो औरत उसके चेहरे को छूकर बोली, मैं ठीक हूँ। लेकिन नायरा ने दूसरी तरफ देखकर उनके सवाल का जवाब दिया, चलो अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। उन्होंने इतना कहा और आगे हिचकिचाते हुए बोली, नायरा बेटा, बाहर पुलिस खड़ी है, तुम्हारा बयान लेना चाहती है। बयान? नायरा ने रेखा जी की तरफ हैरानी से देखा। हाँ बेटा, उनसे झूठ कह देना कि ये सब एक एक्सीडेंट था। तुम अपने पापा के साथ खेल रही थी और ये सब एक्सीडेंटली हो गया। उस औरत ने फिर से नायरा का चेहरा अपनी ओर करके कहा, एक्सीडेंटली? नायरा को यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ बेटा, अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो वो लोग तुम्हारे पापा को अपने साथ ले जाएंगे। वैसे भी तुम्हारी माँ के जख्म बड़ी मुश्किल से छुपाए हैं मैंने। क्या तुम अपने पापा को जेल में देखना चाहती हो? हाँ। नायरा ने जैसे ही ये कहा, उनके होश उड़ गए। ये लड़की क्या कह रही है रेखा? उस औरत ने रेखा जी की तरफ देखा। मैं उन्हें जेल में देखना चाहती हूँ। नायरा ने फिर से कहा, आरती, तुम्हारी बेटी पागल हो गई है। वो औरत अब गुस्से में बोली, उस आदमी ने मेरी मम्मा को किसी जानवर की तरह मारा, मेरा ऐसा हाल किया और अब आप चाहती है कि मैं उसे बचाऊं। वो तुम्हारे पापा है। वो औरत नायरा पर चिल्ला पड़ी। कौन सा बाप अपनी बेटी का ऐसा हाल करता है? वो मुश्किल से बोली, लेकिन उसे इससे बहुत दर्द हुआ। नायरा शांत हो जाओ बेटा, तुम बात मत करो। रेखा जी उसे संभालने में लगी थी, लेकिन वो औरत अपना गुस्सा शांत कर फिर से उसके पास आई। मेरी बात मानो बेटा और ध्यान से सुनो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दोनों माँ बेटी का क्या होगा? तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? कहाँ दर दर की ठोकरें खाओगी तुम दोनों? मेरे घर आने के बारे में तो सोचना भी मत। मैं तुम दोनों को अंदर नहीं लेने वाली। क्या? नायरा उसकी बात सुनकर दंग रह गई और उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा। सही सुना तुमने। चुपचाप पुलिस से कह दो कि ये सब एक्सीडेंटली हुआ है। समझी तुम? इस बार उसकी बातों में धमकी थी। समझी कि नहीं? क्यों कर रही हो आप ये मेरे साथ? नायरा की आंखों में आंसू बहने लगे, पर तभी उसने रेखा जी की ओर अपना चेहरा किया। क्यों कर रही हो मम्मा? क्यों? उनकी ओर देखकर नायरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगी। ये सब देखकर रेखा जी को भी बहुत रोना आ रहा था। इस सब की जिम्मेदार आप हो। अगर आप अब भी यही सहना चाहती हो तो मैं झूठ बोल दूंगी।
वो बुरी तरह टूटकर बोली। तभी उसके ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर पुलिस अंदर दाखिल हो गई। इंस्पेक्टर ने उसकी ऐसी हालत देखी और हैरान हो गया। क्या हुआ है यहाँ? कुछ नहीं हुआ इंस्पेक्टर, बस बच्ची को दर्द हो रहा है। वो औरत बोली, बेटा क्या आप हमें बता सकते हो कि ये सब कैसे हुआ? इनका कहना है कि ये एक एक्सीडेंट था, क्या ये सच है? उस इंस्पेक्टर ने नायरा से पूछा, पर वो बुरी तरह से रो रही थी। ये झूठ है। रेखा जी का जवाब सुनकर नायरा ने एकदम से रोना बंद कर दिया। वो औरत भी हैरान हो गई। मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की थी, उसी में मेरी बेटी मुझे बचाने बीच में आ गई और ये सब हो गया। रेखा जी ने हिम्मत जुटाकर कहा, इतना ही नहीं, आई एम द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये तुम क्या कह रही हो रेखा? वो औरत चिल्लाकर बोली, ये सब सच है इंस्पेक्टर, इसका सबूत है मेरे पास। उसने टेबल पर रखा कॉटन उठाकर अपनी आँख के पास से मेकअप पोंछ डाला और उसका जख्म उभर आए। वो देखकर इंस्पेक्टर समेत लेडी कांस्टेबल भी हैरान हो गई। ऐसे और भी कई जख्म हैं जो मेरी बात का सबूत है। तुम पागल हो गई हो क्या रेखा? मैं सच कह रही हूँ मॉम, रेखा जी बोली। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो औरत उस पर चिल्लाने लगी। आप चुप रहिए मैम, आप बताइए। उस इंस्पेक्टर ने उस औरत को चुप करा दिया। मेरे ये घाव भी उसी आदमी के दिए हैं। रोज़ शराब पीकर वो मेरे साथ मारपीट करते हैं। आज तो पैसों के लिए मेरी जान लेने तक की कोशिश की। आज तक मैं अपनी बेटी के लिए चुप रही, पर नहीं जानती थी कि मेरी चुप्पी का अंजाम मेरी बेटी को भुगतना पड़ेगा। प्लीज़ अरेस्ट माय हस्बैंड, उन्होंने कह दिया। नायरा आंखों में आंसू लिए बस उन्हें देखती रही। तुम ये सब करके सब खो दोगी रेखा, पछताओगी तुम। वो औरत फिर से बोली, जब तक मेरी बहादुर बेटी मेरे साथ है, मेरा सब कुछ मेरे पास है, मैं नहीं पछताऊंगी मॉम। रेखा जी ने नायरा के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहा। लेकिन वो सुनकर वो औरत गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से चली गई। तुम बहुत बहादुर हो बेटे, तुमने अपनी माँ को बचाया। इंस्पेक्टर ने भी नायरा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। हम आपके हस्बैंड को अरेस्ट करने जा रहे हैं मैम, आपकी करेज की हम दाद देते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। अब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? उनके जाते ही नायरा ने सबसे पहला सवाल अपनी माँ से यही पूछा। कहीं भी जाएंगे बेटा, पर हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि जब तक हम दोनों साथ हैं हमारी ताकत दोगुनी है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई एम सो सॉरी बेटा। उन्होंने आंखों में आंसू लिए उसे अपने सीने से लगा लिया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।